हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। देखो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर सामाजिक विज्ञान का क्लास लाइए, यानी कि क्लास 10 जो हमारा एसएसटी है सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में वायरल टॉपिक है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, वो टॉपिक्स बता दो। तो आप कहो और हम न माने, ये कभी हो नहीं सकता। आज हम आप लोगों को बताएंगे सामाजिक विज्ञान के केवल 32 टॉपिक, 32 ऐसे टॉपिक बताएंगे ना जो आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर में बिल्कुल छेद कर देगा। ठीक है, बिल्कुल छेद कर देगा, इससे बाहर नहीं आएगा। सामाजिक विज्ञान में अगर आपको लाना है 70 में 70, मतलब 70 में 70 नंबर अगर आपको भी लाना है सामाजिक विज्ञान के पेपर में, तो ये 32 टॉपिक तैयार कर लो। मैं कहता हूं इसी 32 टॉपिक से आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सारा प्रश्न जो है यहीं से आएगा। ठीक है, सारा प्रश्न यही आएगा और जो मैं आपको बताऊंगा वो बोर्ड पेपर में 100% आएगा। ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड पेपर में 100% आएगा। ये 32 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया ना तो याद रखना कि आप सामाजिक विज्ञान की किंग बन जाओगे। आपसे आगे कोई नहीं जा पाएगा, चाहे टेस्ट हो या बोर्ड एग्जाम हो, हर जगह बस आप ही नंबर 1 रहोगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर देना, और पढ़ाई कर रहे हो ना तो ध्यान से करो, पूरा फोकस यही होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। मन कहां लगता है? मैच खेलने में है? मैच खेलने में मन लगता है ना। हमारा भी बहुत मन करता था मैच खेलने को, हम भी पहले बहुत खेलते थे, लेकिन बाद में पता चला कि पूरी दुनिया में केवल एक ही विराट कोहली बन सकता है, एक ही धोनी बन सकता है। 144 करोड़ जनसंख्या में एक ही विराट है, एक ही धोनी है। ठीक है, आप उतना बड़ा सपना ना देखो क्योंकि अब उतना ज्यादा स्कोप नहीं है। ठीक है, अब आप अपने लाइफ पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपने सपनों पे काम करो, अपने बिजनेस पर आगे चल के बनो। ठीक है, बिजनेसमैन बनो। ठीक है, आज हम आपको ये 32 टॉपिक बताएंगे। अभी आप क्लास 10 में हो तो क्लास 10 को बिल्कुल धुआं उड़ा दो। ठीक है, ऐसा दिखाओ अपनी फैमिली में, ऐसा दिखाओ कि हम कर सकते हैं। तो ये 32 टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को, ये 32 टॉपिक पढ़ना है सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान की 32 टॉपिक्स अगर आपको 70 में 70 लाना है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में, तो ये 32 टॉपिक पढ़ लो। जो क्लास 10 में थे इससे पहले, जो आपके भैया हैं, दीदी हैं, जो भी हैं, हमारा क्लास देखे होंगे। ठीक है, उनको मैंने जो टॉपिक बताया था पूछ लेना, वही बोर्ड एग्जाम में आया था। और एक एक टॉपिक को आप पूछ लेना कि भैया दीदी ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आपको बताएंगे कि यही आप पढ़ लो, यही आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ध्यान से देखना। तो हम लोग एक एक टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक पे आ जाओ। पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं। देखो पहला नंबर टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी का एकीकरण। ध्यान दो, ये जो टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी का एकीकरण वेरी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपका 4 नंबर बिल्कुल पक्का कर देगा तुरंत। 4 नंबर पक्का है। इसको अगर आपने पढ़ लिया 4 नंबर पक्का है। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण ये आपका 4 नंबर पक्का कर देगा। ठीक है, तो ये पहला हमारा टॉपिक है, जर्मनी का एकीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा नंबर टॉपिक, एक एक टॉपिक को कॉपी पेन लेकर बैठना, नोट करते रहना। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का कारण व प्रभाव इतना इंपॉर्टेंट है ना कि हम कह नहीं सकते। 6 नंबर के लिए आपका ये बहुत स्पेशल टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। फ्रांसीसी क्रांति का कारण भी अलग से पूछ लेता है, प्रभाव भी पूछ लेता है। तो आप एक साथ याद रखना कि 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव। देखो मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ा रखा है, देख लो प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। ठीक है, चैप्टर में ये सारा पहले ही चैप्टर का है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जर्मनी का एकीकरण, 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव, एंड जो इटली का एकीकरण है ये भी पहले ही चैप्टर से है। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भाई, 6 नंबर के लिए। तो अगर आप पहला चैप्टर पढ़ लेते हो ध्यान से, मैंने पढ़ा भी रखा है, तो आपका ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब चैप्टर पढ़े हो तो ये टॉपिक आपके क्लियर होंगे। देखो अगर आप चैप्टर पढ़े हो तो नोट्स बनाओ, खुद का नोट्स बनाओ, खुद की हैंडराइटिंग से नोट्स बनाओ, ताकि ये नोट्स आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा अगर आप खुद से बनाओगे तो ये जर्मनी का एकीकरण, 1789 फ्रांसीसी क्रांति के कारण तथा प्रभाव, इटली का एकीकरण, ये जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला टॉपिक मेरे प्यारे रसगुल्लों,
देखो मक्खन कर दो ये सब टॉपिक, पढ़ पढ़ के मक्खन कर दो, आपको बुक में मिल जाएगा, गाइड में मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और हम आप लोगों को सॉल्यूशन देंगे, बट कैसे, उसके लिए एक छोटा सा शर्त है, इस वीडियो को इतना ज्यादा लाइक करो ना कि इस वीडियो पे जैसे ही 500 लाइक हो जाता है, ज्यादा नहीं कह रहे हैं, बस 500 लाइक, इस वीडियो पे जैसे ही 500 लाइक हो जाता है ना, इस पूरे टॉपिक का, इन पूरे टॉपिक का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे दूंगा, इन पूरे टॉपिक्स का सॉल्यूशन, पूरे टॉपिक का सॉल्यूशन दे दूंगा, चाहे हमें 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटे की क्लास लाना पड़े, लेकिन 500 लाइक होने के बाद इस पूरे का सॉल्यूशन मिल जाएगा। साथ में मैं आप लोगों को पीडीएफ भी दे दूंगा। अभी मैं अपना नंबर दे देता हूं, जो मैं कहता हूं वो करता हूं, ठीक है, वो ध्यान रखना। अभी आप नंबर लिख लो 9918863196 पर, 9918863196, ठीक है, इस पे आप मैसेज करना। लेकिन जैसे 500 लाइक हो जाएगा, मैं आपको वीडियो दे दूंगा इस पूरे टॉपिक का सॉल्यूशन का, और फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप हाई लिख सकते हो, मैं आपको फ्री में दूंगा, पैसे नहीं लेता मैं, फ्री में आपको पीडीएफ दे दूंगा। लेकिन 500 लाइक होने के बाद अपने 5 दोस्तों के साथ अगर आप शेयर करते हो, 2 दिन में 500 लाइक हो जाएगा। 2 दिन में हो गया तो आपको 2 दिन में ये पूरा टॉपिक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम आप लोगों के लिए मेहनत जितना कर रहे हैं ना, उसका मुझे फल मिले, मुझे मोटिवेशन मिले। जितना मैं मोटिवेट हूंगा उतना आप लोगों को फायदा है, ध्यान रखना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए दिन रात तैयार हैं। महात्मा गांधी जी सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए। जो महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन था, उस पर आपको प्रकाश डालना है। ये हमारा है 4 नंबर टॉपिक, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर प्रकाश डालो, सत्याग्रह आंदोलन पर, ठीक है। अगला है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन का कारण तथा अर्थ बताइए। देखो महात्मा गांधी द्वारा 2 असहयोग आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। देखो महात्मा गांधी जी ने बहुत सारा आंदोलन चलाया था, तो असहयोग आंदोलन के बारे में बताना है, ठीक है। और एक कौन सा है? एक आप लोगों का है सत्याग्रह आंदोलन। कौन सा है? सत्याग्रह। सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब सत्य की तरफ आग्रह होना। भाई सत्य की तरफ आग्रह हो, सत्य बोलो, सत्य अहिंसा के खिलाफ ना रहो, ठीक है। मतलब आप सत्य बोलो और विरोध, जो झूठ बोलते हैं उनका विरोध करो। अगला है महामंडी के कारण तथा प्रभाव डालिए। महामंडी के कारण पर प्रभाव डालिए। तो ये हमारे 6 टॉपिक हो चुके हैं, ठीक है, 6 टॉपिक हो चुके हैं। अगला टॉपिक आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों बताए द्वारा 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या करो। देखो 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्री 3 प्रवाह बताए थे, 3 प्रकार के प्रवाह, उनका आपको व्याख्या करना है। अब वो 3 प्रवाह कौन से हैं वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी की बात है। कब की बात है? 19वीं शताब्दी की बात है। 19वीं शताब्दी, ठीक है। ये भाई वायरल टॉपिक पूरा पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम में अगर धुआं उड़ाना है, सामाजिक विज्ञान में टॉपर बनना है, तो ये टॉपिक्स पढ़ लो। 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए किन्हीं 3 प्रकार के प्रवाह का वर्णन करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक आ जाओ। अगला टॉपिक ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता के बारे में बताना है। ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता के बारे में जल्दी से आप लोग भाई बताओ ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता के बारे में। ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता के बारे में 4 नंबर बिल्कुल पक्का कर लो, फिक्स है, बोर्ड एग्जाम में आना, ये सब फिक्स है। तो ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता के बारे में आपको बताना है। 8वां टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर टॉपिक है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन का आपको रोकथाम। पहाड़ी क्षेत्रों में जो मृदा अपरदन होता है और उसका रोकथाम, कैसे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है? मृदा अपरदन का मतलब होता है मृदा यानी कि मिट्टी का अपरदन यानी कि खत्म होना, मिट्टी का खत्म होना, मिट्टी का नुकसान होना, मिट्टी का बहना, तो वही होता है मृदा अपरदन। अब मृदा अपरदन का रोकथाम कैसे किया जा सकता है भाई, रोकथाम के बारे में आप बताओ। मृदा, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन कैसे होता है। ये 9 नंबर टॉपिक तक हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर टॉपिक। माय डियर स्टूडेंट, 10 नंबर टॉपिक आपसे कह रहा है जैव तथा अजैव संसाधन। भूगोल का पहला चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैव तथा अजैव संसाधन। ये आपको तैयार कर लेना है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 4 नंबर में, ठीक है। आपका आता है जैव तथा अजैव संसाधन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप जैव संसाधन तैयार करो। अजैव, जैव का मतलब क्या होता है? जो जीवित होते हैं। क्या होता है? जो जीवित होते हैं। जीवित होने का मतलब जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या है? एक जैव संसाधन है। पेड़ पौधे क्या है? एक जैव संसाधन है। और भी बहुत सारे पशु पक्षी
ठीक है, ये सब जैव संसाधन है। अजैव का मतलब क्या होता है? अजैव का मतलब जो निर्जीव होता है, निर्जीव। अब निर्जीव क्या है? निर्जीव जैसे चट्टान है वो क्या है? निर्जीव है, ठीक है। और जो धातु है, सोना चांदी, ये सब क्या है? निर्जीव है, तो वो सब अजैव है। बहुत आसान है, मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं, देखो, ठीक है, चैप्टर को पढ़ो तभी समझ में आएगा। अगला आ जाओ, अगला माय डियर लवली स्टूडेंट, अगला टॉपिक है हमारा जैव विविधता क्या है, उसका महत्व बताओ। जैव विविधता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैव विविधता क्या है और महत्व बताइए। महत्व भी बताना है, जैव विविधता का परिभाषा भी बताना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूरे बुक में इंपॉर्टेंट है। पूरा आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, वही टॉपिक लाया हूं, फालतू का नहीं लाया हूं, ठीक है। अगला आ जाओ मेरे प्यारे रसगुल्लों, अगला मृदा अपरदन क्या है, इसका कारण भी बताना है। मृदा अपरदन का कारण भी बताना है और मृदा अपरदन है क्या। सबसे पहले मृदा अपरदन का आप क्या है, यानी कि डिफिनीशन, यानी कि परिभाषा, और फिर आप लोगों को क्या बताना है? कारण, कि मृदा अपरदन का कारण क्या है। भाई अगर पशु चारण हो रहा है तो मृदा अपरदन का कारण है। पशु जब चलता है तो घास के साथ मिट्टी का भी अपक्षय होता है। अधिक सिंचाई, अगर आप अधिक सिंचाई करते हो तो पानी के साथ साथ क्या होता है? मृदा भी बहती चली जाती है, वो भी हमारा मृदा अपरदन का कारण है। हवा चलना, आंधी तूफान, ये भी मृदा अपरदन का कारण है, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव तथा अजैव संसाधन, जैव विविधता क्या है, महत्व बताइए, और मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए, ठीक है। 12 नंबर टॉपिक। अब हम लोग आते हैं 13 नंबर टॉपिक पे। 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। 3 ऐसे राज्य के नाम बताना जहां काली मृदा पाई जाती है। और फसल याद रखना भाई, का से काली और का से कपास। याद रखना कि भाई जो काली मृदा है उसमें जो कपास की फसल होती है, कपास, वही फसल बहुत अच्छे से उगाई जाती है। कौन सी फसल? कपास की फसल। मेन जो होता है काली मृदा के लिए कपास की फसल सबसे अच्छी होती है, इसलिए हम काली मृदा को काली कपास की मृदा भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। अब 3 राज्य जब आप भाई पढ़ोगे मृदा के बारे में, और मैंने आप लोगों को पढ़ाया है हर एक मृदा, और उसमें मैंने बताया, ठीक है। अगला है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ और हानि बताओ। भाई बहुउद्देशीय नदी घाटी एक बड़ी सी नदी है, उसका लाभ क्या है? आप बहुत कुछ कर सकते हो, उससे सिंचाई कर सकते हो, नहा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। खुद से बना के लिखो। देखो सोशल साइंस का सबसे बड़ी बात क्या है कि आप खुद से बना के लिखो। क्या? बना कर लिखो। नहीं आता फिर भी आप लिखो, खाली पेज मत छोड़ के आओ सोशल साइंस में, क्वेश्चन मत छोड़ कर आओ। नहीं आता इधर का उधर लिख दो, नंबर मिल जाएगा। याद रखना कि लॉन्ग क्वेश्चन और जो लघु उत्तरीय होता है उसमें आप बना कर लिखना। और आप एक चीज याद रखना कि आप इसमें क्या है कि आप हेडिंग केवल याद करना। क्या याद करना? हेडिंग, केवल आप हेडिंग याद करना। इसमें हेडिंग, लॉन्ग क्वेश्चन में हेडिंग याद कर लो, फिर ऑटोमेटिक बना दोगे, याद रखना। अगला है भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं। भारतीय कृषि के कोई 3 विशेषता लिखो जो भारतीय कृषि से रिलेटेड है, ठीक है। 15 टॉपिक हो चुका है। अब हम लोग आते हैं 16 नंबर टॉपिक पे। 16 नंबर टॉपिक मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां चावल यानी कि धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन। चावल यानी कि धान जो होता है, राइस। अरे अंग्रेजवा, राइस खाता है अंग्रेज लोग के लिए राइस, हम लोगों के लिए चावल, गांव के लोगों के लिए धान, ठीक है। सबकी अलग अलग भाषा है लेकिन है क्या? वही चीज, सेम है। तो अंग्रेजवा के पीछे मत पड़ो, ठीक है, हम लोग अच्छे हैं। तो चावल जो है, राइस की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करो, ठीक है। क्या है उसका परिस्थिति, ठीक है वो। और कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन करो। भाई कृषि की 3 प्रमुख समस्या, बहुत सारे किसान होंगे हमारे बच्चे जो दिन में पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं, लेकिन 2-3 घंटे पापा कहते हैं चलो खेत में कुछ काम कराएं, चलो खेत में मेड़ बना लेते हैं, सिंचाई कर लेते हैं, पानी दे देते हैं गेहूं को, धान को, ठीक है। तो भाई आपको 3 समस्या तो पता ही होगा, कोई 3 समस्या बताओ, याद है कि नहीं? याद होगा। देखो जब खेत छोटा होता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। एक तो गुड़ाई में, एक ट्रैक्टर नहीं जाता उसकी जुताई करने में, सेकंड थोड़ा सा पानी दो भर गया, ठीक है। खेत छोटा खेत का होना ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जो मतलब नई तकनीकी जो है, नए यंत्र बनने, उसका ना होना ये भी बहुत बड़ा समस्या है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं भाई कृषि क्षेत्र में भी, वो सब आपको तैयार करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करो। जो परंपरागत स्रोत होते हैं और गैर परंपरागत स्रोत, इसके बारे में बताना है। परंपरागत और गैर परंपरागत 18 नंबर टॉपिक तक हो चुका है, देख लो, नोट कर लो। अब हम लोग आते हैं भैया अगला टॉपिक जो कि है 19 नंबर, सड़क परिवहन का 3 गुण बताइए।
सड़क परिवहन का 3 गुण, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। सड़क परिवहन का कोई 3 गुण बताओ। सड़क परिवहन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप सड़क पे चलते हो भाई, बाइक लेके, मुझे स्पोर्ट बाइक चाहिए क्योंकि देखने में अच्छा लगता है, मुझे बुलेट चाहिए क्योंकि रोड पे भौकाल जमाना है, दबदबा करना है। तो यही होता है जो सड़क पे आप चलते हो ना, उसका कोई 3 लाभ भी बताओ। चलते तो दिन रात हो, ठीक है। तो अगला है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का वर्णन करो। एक तो गैर परंपरागत अलग से भी आता है, परंपरागत अलग से भी आता है, तो वो सब अलग से भी तैयार रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा तैयार करो, बढ़िया से तैयार करना। अगला आ जाओ, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? देखो परिवहन, परिवहन का मतलब क्या होता है बच्चा? परिवहन, परिवहन का मतलब क्या होता है? परिवहन क्या है? गाड़ी मोटर, जो आप ट्रैक्टर, गाड़ी मोटर, या फिर आप जो ट्रेन देखते हो, ठीक है, ये सब। तो गाड़ी मोटर क्या है? अगर आपको यहां से 1000 किलोमीटर जाना हो और गाड़ी मोटर ना हो, रेल ना हो, ट्रेन ना हो, हेलीकॉप्टर ना हो, और आपको पैदल जाना, बताओ कितना साल लगेगा? है 2-3 महीना, 4 महीना जाते जाओगे, कोई फिर भी नहीं पहुंच पाओगे, पहुंचते पहुंचते परेशान हो जाओगे। तो भैया ये बताओ कि मतलब गाड़ी मोटर अच्छा है कि नहीं? मतलब एक प्रकार से भाई अच्छा भी है, एक प्रकार से प्रदूषण फैला रहा है, इसलिए अच्छा नहीं है। तो भाई एक प्रकार से ये जीवन रेखा का मतलब जीवन रेखा है। क्या है? जीवन रेखा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। संचार, संचार का मतलब जो ये न्यूज सुनते हो, न्यूज वगैरह, संचार, तो संचार भी है। क्यों? क्योंकि भाई संचार, आप किसी दूसरे देश के बारे में 1 सेकंड में जान जाते हो न्यूज में, ठीक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर टॉपिक हो चुका है। 22 नंबर टॉपिक है गठबंधन सरकारों से आप क्या समझते हो? गठबंधन सरकार वेरी इंपॉर्टेंट है। जब 2-3 जो पार्टी है आपस में मिल जाती है तो वही गठबंधन सरकार कहलाती है। संघवाद क्या है? इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? संघवाद के बारे में आपको बताना है 23 नंबर टॉपिक में, संघवाद के बारे में और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, ठीक है। एंड फिर अगला है 1992 के संविधान संशोधन से पहले तथा बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर बताओ। 2 अंतर बताना। 1992 कब की बात है? 1992, जो 1992 की बात है, ठीक है। 1992 संविधान संशोधन से पहले और तथा बाद के 2 अंतर बताने हैं, ठीक है। 24 नंबर टॉपिक सारा नोट कर लो, पीडीएफ आप टेलीग्राम से सरवन लेक्चर ऑफिशियल से डाउनलोड कर लेना, सरवन लेक्चर ऑफिशियल। 25 नंबर है भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति का वर्णन करो। भाई भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का आपको वर्णन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है 26 नंबर, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं हैं। अभी आप देख सकते हो कि जातिगत असमानताएं हैं भारत में, अभी भी है, ठीक है, देखती हो। 27 नंबर, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। भाई जो इंसान अच्छा होगा, जिम्मेवार होगा, पढ़ा लिखा होगा और अच्छा होगा, उसी को तो सरकार बनाया जाएगा, उसी को तो पार्टी में लिया जाएगा, नेता बनाया जाएगा। ऐसे थोड़ी कि रोड पे चल रहे हो और आपको उठा के सरकार बना दिया जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। योग्य है तभी आप बन पाओगे। 28 नंबर है विकास मापने का यूएनडीपी क्या है? यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? एंड अगला है लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करो। लोकतंत्र के सम्मुख जो प्रमुख चुनौतियां हैं उसका वर्णन करो। संगठित तथा असंगठित जो क्षेत्र है, संगठित और असंगठित क्षेत्र। 30 टॉपिक हो चुका है। पीडीएफ कहां मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। पहले देखो, सबसे पहले आप जाओ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्या? टेलीग्राम चैनल, क्या है? टेलीग्राम, हमारा टेलीग्राम चैनल भाई ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, उसको भी ज्वाइन कर लो। वहां मैं बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं। सरवन लेक्चरर ऑफिशियल, क्या है? सरवन लेक्चरर ऑफिशियल, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चा। सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लो, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देता रहता हूं। तो सरवन लेक्चर ऑफिशियल आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैं आपको वहां सारे जो सब्जेक्ट है उसका मैं पीडीएफ देता हूं। 31 नंबर टॉपिक है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो? बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट हमारा 32 नंबर टॉपिक है ऐसे कारकों की चर्चा करें जिसमें उपभोक्ता का शोषण होता है। तो ये हमारे हैं 32 टॉपिक
और जो आपके भाई 70 में 70 पक्का कर देगा। आप कहोगे सर ऑब्जेक्टिव कहां से आएगा? ऑब्जेक्टिव इसी में से आएगा, जैसे जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, इटली का एकीकरण कब हुआ। और साथ में मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास जो सामाजिक विज्ञान का आएगा, नेक्स्ट क्लास वो आएगा 100 ऐसे ऑब्जेक्टिव, 100 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, 100 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जो आपका 20 में 20 नंबर पक्का कर देगा। 100 ऑब्जेक्टिव एक साथ आएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है। तो ये क्लास आपको कैसा लगा, ये टॉपिक्स आप तैयार कर लोगे ना? सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं करना है, मैंने आप लोगों को एक छोटा सा शर्त बताया है कि इस वीडियो पे जैसे ही लाइक जो है 500 हो जाता है, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने प्यारे रसगुल्लों के पास शेयर करो, जितने आपके छिछोड़े आपके दोस्त हैं जो पीछे बैक बेंचर हैं बैठते हैं उनके पास शेयर कर दो, कह दो पढ़ लो टाइम है, ठीक है। तो आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा लगा नाइस लिखना, नहीं अच्छा लगा नाइस फिर भी लिख देना यार, मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, रात को 3 से 4 बजे ये बनाते हैं आप लोगों के लिए, मेहनत करते हैं। तो चलो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।